बीजापुर से खबर है जहां पे पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों से मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुष्टि की है। मुठभेड़ में शामिल जवानों को सीएम ने बधाई दी है। मारे गए नक्सलियों का शव बरामद किया गया है। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किया है। गंगालूर थाना क्षेत्र के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई और ये 12 घंटों तक मुठभेड़ चली, जिसमें 12 नक्सलियों को ढेर किया गया है। मामूली सी क्षति यहाँ पे हमारे जवानों को भी आई है। 2 जवान जख्मी हुए हैं। आईईडी जो प्लांट यहाँ पे नक्सलियों के द्वारा किया जाता है जवानों को क्षति पहुँचाने के लिए, उसमें ये 2 जवानों को क्षति हुई, जिन्हें एयरलिफ्ट करके राजधानी रायपुर लाया जा रहा है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी और बड़ी उपलब्धि हमारे जवानों की। बीजापुर जिले के गंगलूर एरिया में पीड़िया थाना क्षेत्रांतर्गत आज नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे सैनिकों को भारी सफलता मिली है। अभी मुठभेड़ तो समाप्त हो गया है, लेकिन 12 डेड बॉडी नक्सलियों के मिले हैं और मैं इसके लिए हमारे सैनिकों को, अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो और डबल इंजन की सरकार है, तो उसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है। बालोद में 10वीं और 12वीं में टॉप 10 में स्थान हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को कलेक्टर के सभागार में प्रशासन के द्वारा सम्मानित किया गया। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बच्चों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान कर उन्हें बधाई दी। आपको बता दें कि बालोद जिले से 12वीं के टॉप 10 में एक छात्रा और 10वीं के टॉप 10 में 11 छात्र छात्राओं ने स्थान हासिल किया है। इस दौरान बोर्ड परीक्षा में परचम लहराने वाले टॉपर्स ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से हेलीकॉप्टर राइड करवाने का आग्रह किया। तो वहीं स्थानीय विधायक संगीता सिन्हा ने भी मुख्यमंत्री से टॉपर्स को हेलीकॉप्टर के जरिए सैर करवाने का अनुरोध किया है, ताकि उनके सपनों को नई उड़ान हेलीकॉप्टर राइड के जरिए मिल सके। मैं टॉप 10 में मेरा लक्ष्य था टॉप 10 में आना, क्योंकि मैं पिछले साल देखी थी दीदी भैया लोगों को कि उन लोगों को हेलीकॉप्टर में पिछले सरकार भूपेश बघेल जी ने सैर कराया था। तो इस साल मेरी यही इच्छा है कि इस साल भी हम इतने मेहनत करके प्रावीण्य सूची में अपना स्थान बनाए हैं, तो हम लोगों को भी इस साल हेलीकॉप्टर में बिठाया जाए। पिछले टाइम जो टॉपर्स बच्चे थे उनको हेलीकॉप्टर पे सैर कराया गया था, तो हम भी चाहते हैं कि हमने भी इस बार अच्छे नंबर्स लेके आए हैं। हमने भी वही सोच के किया था कि हमें ऐसा घूमने को मिलेगा, तो हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमें हेलीकॉप्टर में सैर कराए। पिछले साल जो जितने टॉप किए थे उन्होंने हेलीकॉप्टर की राइड ली थी, तो हमने भी इस साल खूब मेहनत करके स्थान लाया है। तो हमारी भी दिली तमन्ना है कि हम भी हेलीकॉप्टर में घूमें। तो मेरी भी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमारी इस ख्वाहिश को पूरा करने का कष्ट करें। बहुत ही हर्ष का विषय है ज़िले के लिए कि इस बार 10वीं और 12वीं के जो परिणाम घोषित हुए हैं, उसमें 10वीं क्लास के 11 बच्चे प्रावीण्य सूची में अपना नाम दर्ज किए हैं और 12वीं से एक छात्रा अपना प्रावीण्य सूची में नाम दर्ज की है। और उल्लेखनीय है कि वो आर्ट्स स्ट्रीम की छात्रा है जो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान दर्ज की है। तो ये जिले के लिए गर्व का विषय है और सभी बालकों और बच्चों से भी इस विषय में बात हुआ और आगामी आने वाले सत्रों में और अधिक मेहनत करके और अधिक परिणाम अच्छे लाने की कोशिश करेंगे। सभी शिक्षकों को और उनके पालकों को बहुत बहुत बधाई। ऐसे बच्चे जिनके परिणाम अच्छे नहीं आए हैं उनके लिए क्या अपील करेंगे? जो बच्चे परिणाम में अच्छे नंबर इस बार नहीं ला पाए हैं, उनके लिए अवसर आगे खुले हुए हैं। आगे मेहनत करेंगे तो उनको और अवसर भी प्रदान होंगे और उस अवसर का उपयोग करते हुए अच्छे मार्क्स आगे भी ला सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में रिजल्ट जो आया है उसमें सबसे ज़्यादा मेरे विधानसभा से हैं और मैं सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जो इन्होंने बालोद जिला का नाम रोशन किया। और साथ में सभी पालकों को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके श्रम, आपके प्यार, आपके आशीर्वाद से, और सभी टीचर्स को बहुत बहुत बधाई। और सबसे ज़्यादा खुशी कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार की जो आत्मानंद स्कूल से, इसमें बच्चे बहुत टॉप किए हैं। जितने भी अधिकांश बच्चे हैं आत्मानंद स्कूल से। तो मैं पूर्ववर्ती सरकार के माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ कि उनके आशीर्वाद से आज हमारे बालोद जिले के बच्चे टॉप किए हैं। और साथ में पूर्ववर्ती सरकार जो
टॉप हमारे बच्चे हैं उनको हेलीकॉप्टर से सैर कराते थे। तो मैं वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री जी से, विष्णु देवसाय से निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि हमारे जितने टॉप के बच्चे हैं उनको भी हेलीकॉप्टर में सैर कराया जाए। कि ये निवेदन मेरा स्वीकार करें, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। कांकेर की बात करते हैं, जहां पे शासकीय प्रयास आवासीय विद्यालयों में टॉप करने वाले 4 बच्चे कांकेर जिले से हैं और प्रयास आवासीय विद्यालय के शिक्षकों से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस विद्यालय के नक्सल प्रभावित इलाके बच्चों सहित विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रयास के विद्यार्थी 4 बच्चे सफल कैसे हुए, क्या रणनीति थी, क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई कि बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जाए, क्या उन्हें मोटिवेट किया जाए? जी हाँ, प्रयास आवासीय विद्यालय के बारे में मैं आप बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो पढ़ाई का जो स्तर के लिए जो है रुचि के अभिव्यक्ति के तहत में पढ़ाई के लिए हम लोग जो है कॉल करते हैं, स्टेट लेवल पे कॉल किया जाता है। आउटसोर्स यहाँ से सब टीचर्स हैं। वर्तमान में इस संस्था में गुरु कृपा एक संस्था है, उनके द्वारा जो है यहाँ पे संचालित की जा रही है। और यहाँ के बच्चों को जो अदर देन अगर स्कूलों की तुलना करें तो यहाँ पे जो उनके पढ़ाई के आवर्स 1 से 1.5 घंटे तक का इनका जो पीरियड्स रहते हैं, तो निश्चित रूप से वो उन बच्चों के तुलना में और इन बच्चों की तुलना में जो हमारे प्रयास के बच्चों की तुलना में आपको अंतर दिखेगा। सर, आप तो प्रिंसिपल हैं, ये बताइए क्या मेहनत करते हैं यहाँ पर शिक्षक, और जो छात्र है उन्हें किस तरह का मेहनत करवाते हैं? इसमें बच्चे हमारे जो एजेंसी रहती है, जो जिसको एग्रीमेंट होता है, वो लोग सुबह से 8 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक संस्था में ही रहते हैं। अच्छा, मतलब सुबह 8 बजे से बच्चे पढ़ाई करते हैं, शाम 5 बजे तक? 5-6 बजे। बीच में कुछ गैप वगैरह? बीच में लंच टाइम रहता है, ब्रेक टाइम, टी टाइम रहता है, और 3 बजे के बाद वो पर डे डाउट क्लास रहता है। मतलब ये हर रोज का डिटेल है। और दूसरी चीज, टाइम पीरियड में पढ़ाकर उस स्टडी मटेरियल को टेस्टिंग करना, माने पढ़ाने के बाद टेस्ट आयोजित करते हैं हर बार, और उसमें जो बच्चे कमजोर रहते हैं उसका फिर डाउट क्लियर करते हैं। और उसमें जो बच्चे फिर माने आइडेंटिफाई होते हैं कि अभी तक नहीं समझे, तो उस क्लास को फिर से रिपीट मारा जाता है, दिया जाता है। और दूसरी चीज ये होती है कि ये लोग कोर्स हमारा नवंबर-दिसंबर में ही खत्म कर लेते हैं, तो हमारे पास 3 महीने फुल रिवीजन के लिए टाइम मिल जाता है। और कहाँ चयन हुआ है? आप बता रहे थे कुछ जेई वगैरह बता रहे थे, IIT की बात कर रहे थे आप। हाँ, हमारे जो बच्चे हैं हर वर्ष लगभग जो है 19-20 से अपन ले लेते हैं, तो 19-20 से हर वर्ष जो है हमारे 2 बच्चे लगभग IIT में, और एक बच्चा जो है 2019-20 में एक बच्ची हमारी जो है BDS में भी कर रही है, और हर वर्ष एक 2 बच्चे जो है लगभग IIT JEE क्लियर करके सब। टीचरों से बात करते हैं, क्योंकि टीचर की अहम भूमिका है उन बच्चों को पढ़ाने में, उन बच्चों को उनके स्थान तक पहुंचाने में। सर, ये बताइए आप कौन सी कक्षा लेते हैं और क्या नाम है? मैं 10th, मेरा नाम राकेश कुमार पवार है। मैं 10th में सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट लेता हूँ। सर, 10th के बच्चे आपके क्लास के टॉप किए हैं, कितनी खुशी लग रही है आपको? बहुत खुशी की बात है। एक टीचर के होने के नाते पढ़ाई करवाना और उससे ज्यादा बच्चों का अपने विषय में प्रयास करना, ये सराहनीय है। बच्चों का वीकली टेस्ट होता था, और टेस्ट के बाद जो कॉपी जब चेक किया जाता था तो उसमें जो भी कमियां होती थी, जहाँ पे मतलब चांसेस हैं कि आपके मार्क्स कट सकते थे, तो वहाँ पे उनको बताया जाता था कि ये चीज़ आपको नहीं करनी। और इन बच्चों के ऊपर तो हमको पहले से ही भरोसा था, क्योंकि हमको मतलब पहले दिन से ये समझ में आ जाता है कि कौन बच्चा किस तरीके का परफॉर्म करने जा रहा है आगे। और इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं, IIT से हैं। संजू मैम हमारी IIT मंडी के हैं, मैं IIT BGU से ग्रेजुएट हूँ। तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम हम लोग देते हैं रिविजन का, डाउट क्लास क्लियर करते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल मिला। अच्छा, ये बताइए, आप तो देखिए काफी खुश नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ की 3 बालिकाएं हैं और आप भी एक बालिका है, आपका क्या कहना है? मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है जी। इन बच्चों से हमें बहुत उम्मीद था और लाए भी उन्होंने वैसा रिजल्ट है। सर, क्या लग रहा है अब इस परिणाम के बाद प्रयास विद्यालय से और काफी बच्चे यहाँ से निकल कर सामने आएंगे और कुछ लोग जुड़ते जाएंगे? निश्चित रूप से जैसे रिजल्ट मिलता है तो निश्चित रूप से लोगों में विश्वास भी जागृत होता है, और ये आज इस संस्था ने 4 मेरिट में पोजीशन बनाने का जो गौरव ने हासिल किया है, निश्चित रूप से ये पूरे स्टेट में प्रचार होगा। और इस संस्था को मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ कि संस्था में आने के लिए लोगों की लाइन लगी रहेगी। ये थे हमारे साथ सहायक आयुक्त साहब, और ये तमाम वो शिक्षक थे, प्रिंसिपल थे, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कांकेर जिले का नाम इन 4 बच्चों ने रोशन किया है,
इसी प्रयास विद्यालय से आगामी समय में वो बेहतर प्रदर्शन करने के लिए छात्रों का मनोबल बढ़ाएंगे और बेहतर शिक्षा उन्हें प्रदान कर फिर से टॉप पोजीशन में पहुंचाएंगे। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। जबलपुर में एक युवती के शव मिलने का मामला सामने आया, जहां पे खमीरिया थाना के तहत वीरनेर नहर के पास युवती का शव बरामद हुआ था। युवती के शव के पास पत्थर मिला है और शव भी जख्मी हालत में है। जब शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी खमरिया द्वारा बताया गया कि रात्रि में डायल 100 पर एक इवेंट आया था, जिस पर डायल 100 और थाने का बल मौके पर पहुंचा तो वहां पर एक लड़की जो थी वो मृत अवस्था में वहां पड़ी थी। उसके सिर पर कुचलने जैसे निशान थे। तत्काल इसमें मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और लड़की का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतका का पता ज्ञात हो चुका है और इसमें जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होता है तत्काल इसमें हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर और अज्ञात आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। ग्वालियर से हत्या का मामला सामने आया, जहां पे आरोप है कि ससुराल से लौट रहे युवक को रास्ते में दोस्तों ने पीटा है। इतना ही नहीं, उसको पीटने के बाद खाई में फेंका गया, फिर अस्पताल ले जाया गया, जहां पे युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित किया है। परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। फरियादी जो है डॉक्टर सुजाता बापट द्वारा एक पुलिस अधीक्षक महोदय को राइटिंग में कंप्लेंट की गई थी कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ, जिसमें उसमें डिटेल में ये दिया था साइबर फ्रॉड के संबंध में कि उनको एक पार्सल के संबंध में फ़ोन आया था और उस संबंध में उनको बताया कि उसमें ड्रग्स है और सीबीआई में केस रजिस्टर्ड हो गया और आपको हमने हाउस अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट कर लिया। और वो साइबर फ्रॉड के धोखे में आकर उनके साथ लगातार उनको इस प्रकार से भ्रमित किया गया कि उनने विश्वास में आकर अपनी एफडी तोड़वाकर 38 लाख रुपए उनको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। तो उनकी जो आवेदन पर से जो है क्राइम ब्रांच द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध पंजीबद्ध पर से विवेचना की जा रही। जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर उक्त धनराशि बरामद की जाए। जहां पे कोतवाली थाना इलाके में एक महिला वार्डन ने हॉस्टल संचालक पर 2013 से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 294 और 506 के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। जी, कल मैं आई थी अपनी शिकायत दर्ज कराने जैक्सन कुमार के खिलाफ और रात के 11-11:30 बजे हमारी शिकायत दर्ज हुई है और अभी एमएलसी के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो उस पोस्ट पे बैठ के जो रहता है जहाँ पे हर बच्चे की माँ ही आती है अधिकांश, और वो औरत के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं, तो इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई हूँ ये वाली। और वो हमेशा मेरे को धमकाया करते थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उनका बहुत नेतागिरी में बहुत नाम भी है और जाना आना है, सब नेता लोगों को जानते हैं। तो उनने मेरे को बहुत समय से धमकियां दे रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थी। उनने जो भी मेरे साथ करे, मेरे पास सारा प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है, मैंने सारे प्रूफ रखी। कल पुलिस ने मेरे से एक एक चीज़ें पूछी और मैंने सब सत्य बताई जो मेरे साथ हुआ। वो जो मेरे साथ ज़बरदस्ती करे थे उनने, वहाँ से लेके और ये भी जो धमकियां देते थे, उनके फैमिली में से भी मेरे को धमकी आई थी कि अगर आप कानूनी कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी शांत नहीं बैठेंगे, पूरा परिवार एक हो जाएगा। तो मैंने उनको बोली थी कि ठीक है, आप पूरा परिवार एक होइए, पर मैं तो अपने लिए न्याय की आवाज़ उठाऊंगी। कल कोतवाली थाना कोतवाली में डेनिसन स्कूल के जो हॉस्टल संचालक है जैक्सन कुमार के विरुद्ध 2004 की धाराओं में जो है अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें 43 वर्षीय पीड़ित महिला हमारे पास आई थी और उन्होंने बताया कि उनके पति हस्बैंड खत्म हो गए थे, 2 बच्चे थे उनके बड़े बेटे का एडमिशन के लिए 2010 में वो ELC आई थी, जिसमें डेनिसन स्कूल में उसका एडमिशन हुआ था और हॉस्टल में उसको रखना था क्योंकि वो रहने वाली जुन्नार जोगी है।
तो ऐसे जब स्कूल के हॉस्टल में इन्होंने रखा तो हॉस्टल संचालक हैं जो उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने पूरी इनकी हिस्ट्री जान ली थी और ये अकेली महिला थी, इसका उन्होंने जो है फायदा उठाते हुए अपनी बातों में अपनी गिरफ्त में लिया और उसके साथ 2013 से लगातार दैहिक शोषण करते रहा है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पुलिस ने अवैध पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। यहां पे कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पशु तस्कर कर रहे वाहन सहित 26 मवेशियों को जब्त किया है। नेशनल हाईवे 43 पर कोतमा की ओर से आ रही ट्रक की घेराबंदी करके पुलिस ने कार्रवाई की है। 6 मई 2024 रात करीब 12:30 बजे की घटना है। जगदीश निवासी ग्रीन पाकिजा खजराना इंदौर ने थाने पर रिपोर्ट लेकर आई थी कि उसकी बेटी ममता जो करीब 5 साल से मायके में रह रही हैं, उसके पति मोहन निवासी बड़ा बांगड़दा इंदौर के पारिवारिक झगड़ों के चलते वो ससुराल में नहीं रह रही थी। घटना दिनांक 6/5/24 को मोहन जो है उसकी पत्नी को ममता को लेने के लिए उसके ससुराल आया था। पति पत्नी के बीच में आपस में कहासुनी हो गई और गाली गलौज होकर आरोपी जो मोहन है उसने उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर दी और वहीं घटना स्थल पर पड़े ईंट को उठाकर उसके माथे में मार दी, जिससे मजरूहा ममता घायल हो गई थी और उसका इलाज जो है एमवाई में चल रहा था। आज दिनांक 9/5/24 को जो पीड़िता है उसकी मृत्यु हो गई है। प्रकरण में आरोपी मोहन को आज गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में धारा 302 का इजाफा किया गया है। कटनी में सरकारी अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पे जिला अस्पताल में हाथ के फ्रैक्चर का इलाज करवाने गए मरीज के कंधे का एक्सरे कर दिया गया। पीड़ित रामकिशन यादव ने बताया कि एक्सरे विभाग में उसने कई बार कहा कि उसके पंजे में चोट है, लेकिन इसके बावजूद कंधे का एक्सरे आखिर क्यों किया जा रहा है, ये सवाल पूछा तो उसे डॉक्टर्स ने बताया कि जो डॉक्टर ने लिखा है पर्चे में उसी का एक्सरे होगा और उसके कंधे का ऑपरेशन किया गया। बाद में डॉक्टर ने अपनी गलती मानी और पीड़ित से कहा कि मामले को किसी को ना बताएं। कल मैं त्योरी अस्पताल गया, मेरा एक गिर गया था मैं, तो उधर डॉक्टर साहब ने कल मेरे को रेफर किए उधर से। मैं इस सरकारी अस्पताल से आया, मैडम जी उधर के लिखी हैं। तो इधर मैं डॉक्टर साहब को मैं पंजा का बता रहा था कि मेरा ये पंजा है। इधर कल आया तो मेरा शोल्डर का वो किए और अब भी आया तो ये दोबारा सर ये लिखा गया शोल्डर का दोबारा शोल्डर का लिखा ये अब। तो तुमने बोला नहीं कि सर मेरे पंजे में? मैं बोला था उनको, मैडम को अंदर भी बोला तो वो बोल रही हैं कि जो मैडम लिखी हैं, जो डॉक्टर साहब लिखे हैं उसी का एक्सरा होगा। तो डॉक्टर साहब ने इसको देखकर क्या बोला? अभी बदलने के लिए बोले कि भैया जाके एक दोबारा करवा लीजिए। इसको देखने के बाद क्या बोला था? बोले सॉरी कल गलती हो गई मेरी। ऐसा बोला? हाँ कि गलती हो गई, कल गलती हो गई थी। और अब चलिए बात करते हैं डिंडौरी की, जहां पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात ऐसे हैं कि टॉर्च की रोशनी से महिला का प्रसव कराया गया। वहीं यहां पर एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र में अब बिजली बहाल कर दी गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाही का जो प्रसव वार्ड है उसके अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि उस अंदर जो प्रसव वार्ड है उसकी तस्वीर आप देखिए। ये आप सामने देख सकते हैं कि ये कंक्रीट जो है कभी भी नीचे जो है हम जो बेड में नीचे महिला रहती हैं उनके ऊपर ये कंक्रीट कभी भी गिर सकता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी देख रहे हैं जो पूरी तरीके से जो है ये अलग नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये लापरवाही जो है भारी पड़ सकती है मरीजों पर। और अभी बताया ये जाता है कि 2 दिन पहले जब यहाँ खूब बारिश हुई थी तब ये कंक्रीट गिर के नीचे यहाँ बेड में जो महिलाएं भर्ती थी उनके ऊपर कंक्रीट गिरते गिरते बचा था। गनीमत की बात यह थी कि समय रहते जो महिला थी वो बाहर निकल गई, जिस वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। एक ये हमारे साथ ये महिला मौजूद हैं जो यहाँ पे आई हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि ये बिल्डिंग कैसी, यहाँ पे आप लोगों को इलाज कराने में डर लगता है, क्या लगता है? जी सर ये इलाज तो अच्छी होती है, लेकिन दीवार गिरने में यहाँ डर लगती है कि गिर न जाए ऊपर, तो और भाई गंभीर रूप से फिर और तो तकलीफ हो जाएंगी। तो इसलिए आप दूर हट के बैठी हैं यहाँ पे? जी सर। तो बिल्डिंग की हालत कैसी है? बिल्डिंग बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी है सर। इलाज वगैरह बिजली नहीं है, इलाज तो होता है लेकिन बिल्डिंग सही नहीं है।
यहाँ जैसे प्रसव के लिए लाते हैं तो छोटे बच्चे रख के यहाँ महिला सोते हैं रहते हैं तो गिरने में और डर रखती है सर। तो ये थी राम कुमारी मरगम जो बता रही थी कि जो हॉस्पिटल में जो है इलाज तो ठीक होता है, लेकिन जो यहाँ प्रसव वार्ड है, प्रसव वार्ड में जो ये कंक्रीट है, बिल्डिंग की जो हालत है, उसको लेकर उनको काफी डर भी लगता है। और वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी। डिंडोरी जिले में एक बार फिर एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। मामला बजाग विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाही का है, जहां पिछले 5 दिनों से लगातार बिजली व्यवस्था ठप पड़ी हुई थी और मोबाइल की रोशनी में महिला की डिलीवरी कराने की तस्वीरें यहां से सामने आई थी, जिसके बाद बीती रात एनडीटीवी की टीम देर रात यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाही पहुंची थी, जिसके बाद आनन फानन में जिला प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए अस्पताल की बिजली व्यवस्था को बहाल कर दिया है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं अंदर की कि यहाँ पे एनडीटीवी की खबर के बाद जो है कितना बदलाव देखने को मिला है और क्या असर हुआ है। अंदर हम आपको लेके चलते हैं, चिकित्सक कक्ष है और अंदर डॉक्टर बैठे हुए ड्यूटी में, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कल तक जो है अस्पताल के अंदर अंधेरा पकड़ा हुआ था, तो ये जो पंखा भी सुचारू रूप से शुरू है और लाइट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइट भी यहाँ पे आ गई है। हमारे साथ बात करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हम पूछते हैं कि सर ये कब आई लाइट और क्या? आप लोग रात में आए थे, उसके 1-2 घंटे बाद लाइट आ गई थी। आप लोग का अच्छा काम रहा, एनडीटीवी को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। अब तो लगता है कि अब आगे लाइट रहेगी, ऐसा उम्मीद है। और सुबह बिजली विभाग के अधिकारी भी आए थे, वो बोल रहे थे खंभे कहाँ लगाना है, सब कुछ पूछ के गए। क्या लगता है मतलब कहाँ गड़बड़ी हुई थी, क्यों लापरवाही थी, क्यों नहीं आ पा रही? लापरवाही तो थी थोड़ी सी, और हो सकता है ऊपर तक बात ना पहुँची हो मेरी, है ना। आप लोग की मदद पहुँच गई है तो अच्छी बात है कि बात पहुँच गई है, लाइट रहे, खंभे लग जाएंगे। जहाँ तक आज से 2 लोग आए थे अभी तो लगाने के लिए बोल गए। 5 दिनों से लगातार बंद थी। 5 दिनों से टोटल लाइट बंद है, टोटल। हमारे पास इन्वर्टर था, 12 घंटे का बैकअप है, वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। जनरेटर वगैरह में जनरेटर की सुविधा नहीं है, हमने डिमांड करी पर अभी मिला नहीं। कितनी दिक्कत हुई इन 5 दिनों में? तो काफ़ी दिक्कत, हमसे ज़्यादा तो पेशेंट को दिक्कत हुई। हमारा भी क्वार्टर पीछे है तो लाइट पानी वहाँ भी नहीं है, बिना पानी के लिए हमें बाजार जाना पड़ता था नहाने के लिए। हम पीएमओ सर के यहाँ जाते थे और मरीज को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। ये 5 दिनों में मतलब कितने मरीज आए, कितने वापस लौट गए बिना इलाज के वापस जाना? दिन का तो लगभग अपन पेशेंट गोली दवाई से जो ट्रीटमेंट हो सकता है तो वो हो गया, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चाहिए था वो तो नहीं चल रहे थे। और डिलीवरी के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात थी, हमने अंधेरे में करवाई है, लेकिन क्या करते करवाना मजबूरी थी हमारी। मतलब उनको मतलब इलाज डिलीवरी कराना, लाइट के डिलीवरी कराना रिस्की होता है, क्योंकि बच्चे का टेम्परेचर डाउन होता है तो हमको मशीन में रखना पड़ता है, जिसको वार्मर बोलते हैं। गंदा पानी पी लेता है तो उसको निकालने के लिए सक्शन मशीन सब लाइट से चलते हैं। तो ये सारी सुविधाएं नहीं थी, अगर कुछ इमरजेंसी होता तो फिर दिक्कत हो जाती। इसलिए हमने 2 पेशेंट रिफर भी किए हैं और 2 को टॉर्च के माध्यम से हमने डिलीवरी भी कराई। ये बताइए कि आप लोग कब से परेशान थे, लाइट कितने दिन से गोल थी और कब आई लाइट? यहाँ पर हॉस्पिटल में 5 दिन से लाइट नहीं थी और कल आप लोगों के आने के 1-1.5 घंटे बाद ही, जब से एनडीटीवी का यहाँ पर आना हुआ है उसके 1.5 घंटे बाद ही लाइट आ गई है। विद्युत विभाग का एक्शन मतलब 1.5 घंटे बाद ही हुआ, उसके पहले से तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। 5 दिन से परेशान थे यहाँ पर, 5 दिन से कोई लाइट नहीं थी। इन 5 दिनों में कितने मरीज बेरंग वापस हुए, मतलब आप जिनका इलाज नहीं कर पाए? 5 दिनों में तो बहुत मरीज चले गए, मरीजों को हमें वापस भेजना पड़ा, रेफर करना पड़ा, जबकि रेफर की जरूरत नहीं थी तब भी, क्योंकि लाइट नहीं है, पानी नहीं है। और एक डिलीवरी तो हमने जैसे तैसे करवा दी टॉर्च में, पर बाकी हमें डिलीवरी भी रेफर करनी पड़ी। पेशेंट भी जो नाइट में स्टे करने के लिए जरूरत थी जिनको रोकने की, उनको भी हमें शाम तक के डिस्चार्ज करना पड़ा, जबकि उन्हें एडमिट की जरूरत थी रात में रोकने की। तो हमारा यही कहना है कि अच्छा हुआ आप लोग आए, एनडीटीवी का धन्यवाद है, इसकी वजह से यहाँ पर लाइट के लिए जो विद्युत विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई, नहीं तो 5 दिनों से तो कोई इधर ध्यान दे ही नहीं रहा था। तो आप लोगों का धन्यवाद। एनडीटीवी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाही की खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और जांच की बात कही है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाही में जो है 5 दिनों से लगातार बिजली बंद थी। एनडीटीवी के दखल के बाद बिजली व्यवस्था अस्पताल में बहाल कर दी गई है।